ओके देखो, आज हम लोगों को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, अब तुम ध्यान से सुनो। एक तो एलसीआर सर्किट्स, ये मैं पहले कराऊंगा। फिर अपन ये दो पुराने टॉपिक पढ़ेंगे। जिनको आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आते उन सबका क्या हो जाएगा, उन सबका हो जाएगा रिवीजन। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं एलसीआर सर्किट्स की। तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है अब वो सीखना। देखो एल सी आर, तो मैं तुम लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो अगर कोई भी एसी वोल्टेज के अक्रॉस, अगर कोई भी एसी वोल्टेज के अक्रॉस आप रजिस्टर कनेक्ट करते हो, सब ध्यान से सुनना। अगर कोई भी एसी वोल्टेज के अक्रॉस आप रजिस्टर कनेक्ट करते हो तो याद रखना, आपका वोल्टेज और करंट साथ साथ चलता है। साथ साथ चलने का मतलब है कि अगर आपका वोल्टेज इधर की तरफ है ना, तो आपका करंट भी कहां होगा, इधर की तरफ। सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को। तो अगर आप किसी एसी वोल्टेज के साथ रजिस्टर को कनेक्ट करते हो, तो जिस डायरेक्शन में आपका वोल्टेज होता है ना, उसी डायरेक्शन में आपका करंट होता है। क्योंकि वोल्टेज की इक्वेशन है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन आती है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जिनको ये चीज आती है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आती है वो समझ लेना कि अगर किसी एसी वोल्टेज को आप रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हो, तो वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं। मतलब जहां पे वोल्टेज होगा वहीं पे करंट होगा। सेम देखो, ये तो हो गई आर की बात। अगर आप किसी एसी वोल्टेज के साथ, मान लो आप किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो। किसको कनेक्ट करते हो? कैपेसिटर को। मान लो वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, मान लो कैपेसिटर है। तो याद रखना, अगर आप एसी वोल्टेज के साथ कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो ना, तो आपका करंट वोल्टेज से आगे चलता है। तो करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। सब इस चीज को ध्यान से समझना कि अगर आप किसी एसी वोल्टेज को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हो, तो करंट जो है वो वोल्टेज से आगे चलता है। और कितना आगे चलता है, 90 डिग्री आगे चलता है। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, देखो, करंट वोल्टेज से आगे चलता है। तो अगर मान लो ये आपका वोल्टेज है, तो आपका करंट कहां पे होगा, आपका करंट होगा इधर की तरफ। कितना आगे होगा करंट, 90 डिग्री आगे होगा। तो अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे ना, तुम्हें पहले वोल्टेज मिलेगा, तुम्हें बाद में करंट मिलेगा। क्योंकि करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है, 90 डिग्री। स्वरा और तुम लोग जो लास्ट क्लास में नहीं थे, सब लोग इस चीज को ध्यान से समझना। कोई हाई फाई चीज नहीं है, इसको तुम अपने दिमाग में फिट कर लेना। क्या फिट करना है यश, तुम्हें भी आप ज्वाइन किया है। सब एक चीज दिमाग में फिट कर लेना कि अगर एसी वोल्टेज को रजिस्टर के साथ लगाते हैं, तो वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं। साथ साथ चलने का मतलब है, करंट के फॉर्मूले में भी साइन ओमेगा टी है, वोल्टेज के फॉर्मूले में भी साइन ओमेगा टी है। अगर तुम एसी वोल्टेज को कैपेसिटर के साथ लगाते हो, तो करंट आगे चलता है। देखो वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी है, करंट कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। और तीसरा, अगर तुम इंडक्टर के साथ लगाते हो, तो अगर तुम किसी एसी वोल्टेज को, मान लो किसके साथ लगाते हो, इंडक्टर के साथ लगाते हो। ये इंडक्टर है मतलब सोलेनॉइड है। तो याद रखना, अगर इंडक्टर के साथ तुम एसी वोल्टेज लगाओगे ना, तो आपका करंट फ्लो करेगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो इंडक्टर के साथ अगर तुम एसी वोल्टेज लगाओगे ना, करंट पीछे रहता है। देखो यहाँ पे करंट आगे प्लस पाई बाय टू, यहाँ पे करंट पीछे माइनस पाई बाय टू। तो इसके लिए आपका डायग्राम कैसे बनेगा, मान लो ये आपका वोल्टेज है, तो आपका करंट पीछे रहेगा। और करंट कितना पीछे, पाई बाय टू। लिख लो। तो एक एलसीआर सर्किट में अगर रजिस्टर के साथ कनेक्ट करोगे, तो करंट वोल्टेज साथ साथ चलते हैं। कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो करंट आगे चलता है। इंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज आगे चलता है, करंट पीछे चलता है। क्योंकि तुम गोल गोल घूमोगे, तो पहले तुम्हें करंट मिलेगा, फिर तुम्हें वोल्टेज मिलेगा। लिख लो। और किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो अपने नो आप को सर। अनम्यूट करो और आप मुझसे पूछ सकते हो। अनम्यूट करो और आप मुझे पूछ सकते हो। और डाउट नहीं है तो अपन आगे बढ़ेंगे। तुम्हें अगर एबीसीडी भी नहीं आती है इस टॉपिक की, तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सर ये एल सर्किट में करंट नेगेटिव होगा। नहीं, नेगेटिव नहीं होगा बेटा। एल सर्किट का मतलब है कि तेरा करंट जो है वो पीछे चलेगा।
ये ग्राफ नहीं है श्री, ये ग्राफ नहीं है बेटा कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नहीं, ये ग्राफ नहीं है, ये फेजर डायग्राम है। फेजर सिर्फ ये बताने के काम आता है कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। ओके सर। तो इसका मतलब है करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है। ठीक है, अब ओके। तुम लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, सीरीज एलसीआर सर्किट्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और देखो मैं तुम्हें एकदम बेसिक से समझाऊंगा, सब ध्यान से सुनना। सीरीज एलसीआर सर्किट का मतलब है कि आपके पास एक इंडक्टर है एल, आपके पास एक कैपेसिटर है सी, आपके पास एक रेजिस्टर है आर, और मैंने इन तीनों को एक एसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया। और मान लो आपको वोल्टेज कितना दे रखा है, आपको वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या दे रखा है, आपको वोल्टेज दे रखा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब तुम सब लोग एक चीज ध्यान से सुनना। देखो, ये आपका इंडक्टर है एल, ये आपका कैपेसिटर है सी, ये आपका रजिस्टर है आर, पर आपने लगा रखी है वोल्टेज, वो क्या दे रखी है आपको, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको वोल्टेज कितनी दे रखी है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब देखो, अब इस सर्किट को सॉल्व कैसे करते हैं, अब तुम सब ध्यान से सुनना। देखो, मैं इसका फेजर डायग्राम बना रहा हूं, तो तुम सब लोग मुझे एक बात बताओ, जो तुम 10वीं से पढ़ रहे हो, कि अगर तीन कंपोनेंट सीरीज में लगे होते हैं, तो बताओ इन तीनों में क्या चीज सेम होती है। सोचो, तुम लोगों ने 10वीं क्लास में ये पढ़ा भी होगा। अगर मान लो कि आपके पास तीन करंट। रजिस्टर है, R1, करंट। R2, R3, करेक्ट। क्योंकि पहले में जितना करंट जाएगा दूसरे से बाहर निकलेगा, उसमें इतना करंट जाएगा उससे बाहर निकलेगा। तो अगर तुम्हारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सीरीज में लगे होते हैं, तो उन सब में एक चीज सेम होती है। बताओ कौन सी करंट। चीज सेम होती है, करंट सेम होता है। तो इन तीनों में करंट क्या होगा, सेम होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, करंट का एक ही एरो बना रहा हूं। तो करंट फिक्स है, करंट कितना है, आई। ठीक है, एक बार इतना बनाओ सब अपनी कॉपी में, बहुत आसान है। देखो, करंट का एरो बनाओ सब अपनी कॉपी में, करंट है आपका आई, तीनों में करंट सेम है, तो करंट का अपन एक ही एरो बनाएंगे। ठीक है, करंट सेम है। अब याद है मैं तुम्हें क्या पढ़ाया था, ध्यान से याद करो। मैं तुम्हें यह पढ़ाया था कि अगर रजिस्टर होता है ना, तो करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं। तो मान लो कि रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वी आर, तो रजिस्टर का वोल्टेज भी वही होगा जहां पे आपका करंट होगा। तो ये आ गया तुम्हारा रजिस्टर का वोल्टेज। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? तो रजिस्टर का वोल्टेज वही होगा जहां पे करंट होगा, क्योंकि रजिस्टर में क्या होता है, करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं। तो जहां पे करंट का एरो होगा वहीं पे रजिस्टर के वोल्टेज का एरो होगा। तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, वी आर, तो वी आर इधर की तरफ। अब याद करो, मैं तुम्हें क्या सिखाया था कि कैपेसिटर में कौन आगे रहता है। याद करो, कैपेसिटर में कौन आगे रहता है, मैंने क्या सिखाया था, कैपेसिटर में आगे रहता है करंट, है ना। तो ये करंट है, मतलब ये कैपेसिटर का वोल्टेज होगा वीसी। वीसी मैंने इधर क्यों बनाया, देखो ये आपका करंट है, तो कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे रहता है, करंट आगे रहता है। तो अगर तुम पीछे से घूमते हुए आओगे, तो तुम्हें पहले वोल्टेज मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, करंट। तो ये हो गया वीसी। और मान लो कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वीएल, तो मैं तुम्हें क्या सिखाया, इंडक्टर में कौन आगे रहता है, याद करो, इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहता वोल्टेज। है और करंट पीछे रहता है। तो भैया करंट तो फिक्स है, तो इंडक्टर का वोल्टेज आगे रहेगा, मतलब वोल्टेज कहां पे होगा, इधर होगा। तो ये वीएल है, ये वीसी है, ये वीआर है। और ये क्या है, ये है आपका फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर सर्किट। बना लो अपनी कॉपी में। और इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई शर्माने की बात नहीं है यार, तुम मुझे अनम्यूट करके पूछ सकते हो, पूछो क्या डाउट है। वापस बता दो ना। चलो वापस बता देता हूँ, एक बार वापस कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार बना लो, ताकि तुम्हें वापस लिखना नहीं पड़े यार। एक बार बना लो इसको यार। एक बार बना लो, तो सब इस चीज को ध्यान से सुनना। रजिस्टर में जहां पे करंट होता है वोल्टेज वही होती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कैपेसिटर में भैया करंट आगे होता है,
तो कैपेसिटर का करंट अगर इधर है तो भैया कैपेसिटर में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होता है। देखो ये कैपेसिटर का वोल्टेज पीछे हो गया। इंडक्टर में भैया वोल्टेज आगे होता है, तो करंट तो फिक्स है, तो इंडक्टर में वोल्टेज आगे होता है। देखो ये इंडक्टर का वोल्टेज वीएल, तो इसलिए वीएल यहां बनाया, वीसी यहां बनाया, वीआर यहां बनाया। कोई भी डाउट है तो पूछो यार। आया समझ में कि नहीं समझ में आया तुम सबको? डाउट है कोई तो यस पूछो। सर। क्लियर हो गया? चलो यार, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो तो अपना फेजर डायग्राम कैसे, देखो ऐसा है, ये आपका करंट था और आपका रजिस्टर का वोल्टेज कहां था, देखो इधर की तरफ था। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैंने क्या सिखाया, कैपेसिटर में करंट आगे रहता है, वोल्टेज पीछे रहता है। तो ये कैपेसिटर का वोल्टेज है वीसी, और मैंने क्या सिखाया, इंडक्टर में वोल्टेज आगे रहता है, तो ये इंडक्टर का वोल्टेज है वी है। ठीक है, अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक आदमी पे अगर 400 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 200 न्यूटन का फोर्स पीछे लग रहा है, तो आप मुझे बताओ इस आदमी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, सोचो। 400 इधर, 200 इधर, तो कौन सा ज्यादा है? 400 ज्यादा है, 200 कम है, 400। तो दो नेट फोर्स कितना हुआ, 200 हुआ कि नहीं हुआ? इधर 400 है, इधर 200 है, तो ज्यादा कौन सा वाला है, इधर। तो 400 में से 200 का कितना बचा, 200। ये आ गया आपका नेट फोर्स। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आया समझ में कि नहीं समझ में आया? इधर 400 इधर 200 है, तो मतलब नेट फोर्स इधर की तरफ ही होगा। तो 400 में से 200 तो कैंसिल हो गए, तो कितने बचे, 200 बचे कि नहीं बचे? देखो यहां पे ध्यान से देखो, इधर वीसी है, इधर वीएल है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मुझे नहीं पता है। एज्यूम करो कि वीसी बड़ा है, वीएल छोटा है, तो अपन डायग्राम ऐसे बना सकते हैं, वीसी माइनस वीएल इधर, वीआर इधर, और अपना करंट तो कहां था, अपना करंट पहले से ही कहां था, देखो उधर की तरफ। मैंने आई और वीआर को ही छेड़ा, मैंने एज्यूम किया कि वीसी इधर है, वीएल इधर है, और मैंने एज्यूम किया कि मान लो वीसी वीएल से बड़ा है। तो मैंने अभी क्या सिखाया, 400 और 200 में से मान लो 400 बड़ा है, तो 400 में से 200 गया, नेट फोर्स 200 आ गया। तो वीसी और वीएल देखो अपोजिट है, मान लो वीसी बड़ा है, वीएल छोटा है, तो नेट वीसी माइनस वीएल आ जाएगा कि नहीं आएगा, सोचो। यस सर। आएगा? तो तुम मुझे बताओ, सबको ये फेजर डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया इधर वाला? कोई डाउट है इस फेजर डायग्राम में तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं तो आप ध्यान से देखना। देखो अपन इस फेजर डायग्राम को सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपका फेजर डायग्राम है, देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब समझ में आया? देखो मैंने क्या किया, तो ध्यान से देखो, एक तरफ आपका वीसी माइनस वीएल है, एक तरफ आपका वीआर है, तो आपकी नेट वोल्टेज कहां होगी, इधर की तरफ होगी। तो इसको बोलते हैं अपन वीआरएमएस वोल्टेज। और ये कैसे निकालते, देखो ये आपका वीआर है, सॉरी ये आपका वीसी माइनस वीएल है, और ये आपका वीआर है, तो ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ वीआर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? देखो एक तरफ था आपका वीसी माइनस वीएल, एक तरफ था आपका वीआर, तो आपका नेट वोल्टेज का है, देखो इधर की तरफ, इसको बोलते हैं अपन वीआरएमएस वोल्टेज। तो ये वीआरएमएस कैसे निकालेंगे, देखो तो ये आपका हाइपो हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका बेस कितना है, वीसी माइनस वीएल, आपका परपेंडिकुलर कितना है, देखो वीआर, तो आपका हाइपो कितना आ गया, तो वीआरएमएस कितना आया, रूट ऑफ वीआर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। अब तुम पूछोगे सर वीआरएमएस कैसे निकालते हैं, तो एसी वोल्टेज का फॉर्मूला कितना था, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो वी आर एम एस कैसे निकालोगे, वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी नॉट बाय रूट टू। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, और तुम सबको समझ में आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। लिख लो अपनी कॉपी में,
देखो मैंने इस डायग्राम को कैसे सिंप्लीफाई किया, कोई भी डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। तो वीआर का मतलब है रजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, वीसी का मतलब है कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, वीएल का मतलब है इंडक्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, वीआरएमएस, जिसका फॉर्मूला कितना है, रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वीसी माइनस वीएल का होल स्क्वायर। और वीआरएमएस निकालने का एक और तरीका क्या है, मान लो आपको वोल्टेज दे रखा है वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो वीआरएमएस क्या होता है, वी नॉट बाई रूट टू होता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते देखो अपन, फाइंड वीआरएमएस एंड वी नॉट फॉर गिवन एलसीआर सर्किट। तो आपके पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, और आपने कनेक्ट कर रखा है इसको एक एसी वोल्टेज से, और वोल्टेज दे रखा है आपको V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। आपको दे रखा है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 40 वोल्ट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड वी आर एम एस एंड वी नॉट, कैसे करोगे सोचो। देखो एक तो तुम लोग याद रखना कि ये जो कॉइल जैसे बना होता है ना, ये इंडक्टर होता है, तो मतलब आपको VL कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। ये आपका कैपेसिटर होता है, तो VC कितना दे रखा है, 40 वोल्ट। ये आपका रजिस्टर होता है, तो VR कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। तो आप मुझे बताओ VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। तो देखो VR कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, तो यह आ जाएगा 20 का स्क्वायर। VC कितना है 40, ये कितना है 20, तो ये कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा चेक करो, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 रूट 2 वोल्ट। ये आ गया आपका VRMS। और कोई तुम्हें मुझे बताओ वी नॉट कितना है, बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी वोल्टेज की। तो VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट बाई रूट टू होता है। तो आप मुझे बताओ वी नॉट कितना आ जाएगा, रूट टू इंटू VRMS। तो रूट टू और VRMS कितना है वापस 20 रूट टू, तो रूट टू होता है, तो ये कितना आ जाएगा 40 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आंसर है। कोई भी डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो, क्योंकि अगला डिट्टो क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। पर वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें एक कंसेप्ट और पढ़ाऊंगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है, देखो यार, अब बिना एक क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और सीख लो। सबको याद है ये डायग्राम, ये देखो वापस बनाता हूं मैं, देखो तो मैंने ऐसा कुछ बनाया था कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इतना है, VC माइनस VL इतना है, और याद है करंट का एरो किसके साथ था, करंट का एरो तो इसके साथ ही था। और याद है इन इन सब का रिजल्टेंट कितना आया था, VRMS, जो आपका इधर आया था। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ फाइनली करंट और वोल्टेज के बीच में कितना एंगल है, फाइनल वोल्टेज के बीच में, तो वो एंगल कितना है, फाई है। देखो फाई कैसे निकालेंगे आप मुझे बताओ, कितना हो जाएगा, टेन फाई बता सकते हो मुझे। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है, VC माइनस VL, बेस कितना है VR, तो ये हो जाएगा VC माइनस VL अपॉन VR। या फिर तुम कॉस फाई भी निकाल सकते हो, तो कॉस थीटा याद है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा, देखो बेस कितना है VR है, पर हाइपो कितना है, देखो VRMS है कि नहीं। देखो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, तो ये हाइपो है, VRMS, ये आपका क्या है, VC माइनस VL है, और ये क्या है आपका VR है, और ये एंगल क्या है, देखो फाई। तो टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस फाई क्या हो जाएगा, VR अपॉन VRMS। लिख लो अपनी कॉपी, फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन
करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, तो देखो अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो। फॉर गिवन LCR सर्किट फाइंड VRMS, V0, cos phi, phi। करो, ट्राई करो। ये L है, ये C है, ये R है। कितना आएगा, लगाओ दिमाग। गुप्ता साहब कितना आ रहा है? मेघना कितना आ रहा है? किंजल कितना आ रहा है बेटा? कितना है देखो, VR 10 है, 10 का स्क्वायर। कितना है VC देखो, 10 है। और कितना है VL देखो, 30 है। कितना आ जाएगा देखो, ये 100 प्लस ये तो 400 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसका, तो ये कितना आ जाएगा, √500 मतलब 10√5। तो ये आ गया VRMS। और VRMS क्या होता है? V0/√2 होता है। तो V0 कितना आ जाएगा, 10√5 × √2। तो ये कितना आ जाएगा, 10√10 वोल्ट आ गया। तो VRMS आ गया, V0 आ गया। अब cos phi, तो मैं तुम्हें cos phi क्या सिखाया, VR/VRMS। कितना है देखो, VR 10 वोल्ट। कितना है देखो VRMS, 10√5, 10 से 10 गया, तो ये कितना आ गया, 1/√5। तो आपका फाई कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√5। ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीजें निकालते हैं। कोई भी डाउट है इसमें तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ यार? यस सर। समझ में आया कैसे करते हैं? देखो यार, अब एक चीज और सीखते हैं अपन। देखो, आपके जो LCR सर्किट होती है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो पहले इस क्वेश्चन में। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? भाई ये गलती मत कर देना कि सर हमने ये गलती कर दी कि पता ही नहीं पड़ा कि रजिस्टर कौन सा है, इंडक्टर कौन सा है। ये रजिस्टर होता है, 10वीं क्लास में आता है ये सिंबल R का। ये कैपेसिटर है, और ये जो कॉइल बनी होती है ये इंडक्टर होता है। ठीक है, अब याद रखना, एक LCR सर्किट कैपेसिटिव हो सकती है, इंडक्टिव हो सकती है, और रेजोनेंस में हो सकती है। देखो, सर्किट कैपेसिटिव कब होगी, जब VC VL से बड़ा है। इंडक्टिव कब होगी, जब VL VC से बड़ा है। और रेजोनेंस में कब होगी, जब VL VC के बराबर है।
एक बार इतना याद रख लो, फिर मैं इस चीज को वापस री एक्सप्लेन करूंगा कि सर्किट कैपेसिटिव कब होती है, इंडक्टिव कब होती है, रेजोनेंस में कब होती है। एक बार खाली लिख लो, क्योंकि हम वोल्टेज वाला पार्ट यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, है ना। लिख लो अपनी कॉपी में। तो सर्किट कैपेसिटिव कब होती है, जब वीसी वीएल से बड़ा है। इंडक्टिव कब होती है, जब वीएल वीसी से बड़ा है। रेजोनेंस में कब होती है, जब वीएल और वीसी बराबर हो जाता है। सर वीआर का कोई रोल नहीं होता है इसमें? नहीं यार, देख देख होता क्या है देवांश, कि रजिस्टर में तो क्या होता है, करंट और वोल्टेज साथ साथ चलते हैं। तो करंट आगे होगा या करंट पीछे होगा, ये तो खाली एल और सी डिटरमाइन करते हैं, आर का कोई रोल ही नहीं होता। इसलिए अपने को वीसी और वीआर से निकालना पड़ता है। ओके सर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? देखो मैं तुम सबको एक शीट भेज रखी है एलसीआर सर्किट्स की, वो तुम सब लोगों को ट्राई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इम्पिडेंस, एलसीआर सर्किट सब कुछ खत्म कर देंगे, और नेक्स्ट क्लास में इसमें अपन चालू करेंगे एलसी ऑसिलेशंस, ठीक है। अब मैं तुम्हें 2-3 टॉपिक रिवाइज करा रहा हूं। तो रिवीजन के लिए मैंने कौन से टॉपिक लिए आज? कुलम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले अपन लिखे, कॉपी में टॉपिक लिखो, कुलम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने के लिए, ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको कुछ बेसिक आना चाहिए। एक तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये डायरेक्शन आई कैप होती है, ये डायरेक्शन जे कैप होती है, ये माइनस आई कैप होती है, ये माइनस जे कैप होती है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो मतलब पॉजिटिव एक्स मतलब आई कैप, नेगेटिव एक्स मतलब माइनस आई कैप, पॉजिटिव आई मतलब जे कैप, नेगेटिव आई मतलब माइनस जे कैप। एक तो तुम्हें यह पता होना चाहिए। दूसरा तुम्हें यह पता होना चाहिए किसी भी फोर्स को रिजोल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई फोर्स है और वो तुम्हें ऐसे दे रखा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फोर्स कितना है, एफ। देखो डायरेक्शन कितनी, आई कैप, तो ये हो जाएगा एफ आई कैप। अगर मान लो तुम्हें कोई फोर्स ऐसे दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फोर्स हो जाएगा एफ, और देखो डायरेक्शन क्या है, जे कैप, तो ये हो जाएगा एफ जे कैप। लेकिन मान लो कि तुम्हें फोर्स बीच में दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको इसको रिजोल्व करना पड़ता है। तो जिसको नहीं आता है ध्यान से देखना। मान लो ये एंगल है थीटा, तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट होता है एफ कॉस थीटा, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा। तो देखो अपन ने एफ को 2 पार्ट में रिजोल्व कर लिया। कैसे रिजोल्व किया, देखो एफ कॉस थीटा आई कैप प्लस एफ साइन थीटा जे कैप। आया समझ में? तो थीटा के पास वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा। जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आ जाता है फोर्स, और मान लो कि ये वाला एंगल है अल्फा, तो बताओ इसको कैसे रिजोल्व करोगे, सोचो। तो अल्फा के पास वाला कंपोनेंट और एफ एफ, कॉस अल्फा। और ये वाला कंपोनेंट एफ साइन अल्फा। देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, एफ कॉस अल्फा पीछे की तरफ है, तो एफ कॉस अल्फा माइनस आई कैप, और एफ साइन अल्फा ऊपर की तरफ है, तो प्लस आ जाएगा एफ साइन अल्फा जे कैप, हो गया। तो ये चीज आना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज तुम्हें आ गई ना, तो मल्टीपल चार्जेस का एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आओ मैं मल्टीपल चार्जेस पे, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। हाँ समझ में? तो देखो आज जैसे मान लो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये एक 2 कूलम का चार्ज है,
ये एक 2 कूलम का चार्ज है और यहां पे एक 2 कूलम का चार्ज है। मान लो ये डिस्टेंस आपको 1 मीटर दे रखी है और ये डिस्टेंस भी आपको 1 मीटर दे रखी है। तो आपको बताना है कि इस 2 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है। देखो कैसे करते हैं। तो फाइंड फोर्स ऑन 2 कूलम। देखो कैसे निकालेंगे। देखो सब ध्यान से देखना। अगर तुम्हें नहीं पता है तो दुनिया में कोई भी दो चार्ज है ना, कोई भी दो चार्ज, उनके बीच में कितना फोर्स लगता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो देखो यहां पे 2 कूलम है, ये 2 कूलम उसको उधर रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। सोचो ये जो 2 कूलम है ये उसको उधर धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा। तो किस फोर्स से धक्का मारेगा, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन 1 का स्क्वायर। अब ये वाले 2 कूलम को देखो, ये 2 कूलम इस 2 कूलम को नीचे की तरफ धक्का मारेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का मारता है। तो एक फोर्स नीचे की तरफ आएगा, कितना आ जाएगा, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन 1 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ नेट फोर्स कितना आया। चेक करो, ये हो जाएगा 4K माइनस आई कैप, ये वाला फोर्स, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 4K माइनस जे कैप। तो आपका आंसर कितना आया, -4K ब्रैकेट में आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। ये आपका आंसर है। कोई भी डाउट है तो पूछो इसमें कि सर यार इसमें ये चीज समझ में नहीं आई यार, कोई भी डाउट है तो पूछो। सर आपने लास्ट वाला कैसे सॉल्व किया? देख मैंने क्या किया, देख देवांश, मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में रख दिया। तो एक फोर्स पीछे की तरफ है 4K, तो 4K माइनस आई कैप। एक फोर्स नीचे की तरफ है 4K, देख 4K माइनस जे कैप। बस मैंने 4K माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया आई कैप प्लस जे कैप और न्यूटन। सर अगर मैं स्केलर में जाता तो 4√2 आंसर आता है ना 45 हाँ डिग्री तो के अगर अंदर। तेरे को कोई पूछे कि बता फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकता है ना, 4√2 ही आएगा, 4√2 K आएगा बेटा। किसी भी यस वेक्टर सर का 4√2। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो तुम्हें पता है, आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर ले लो तो -4K स्क्वायर, जे कैप के साथ उसका स्क्वायर ले लो तो -4K स्क्वायर। तो यही आएगा 4K√2 न्यूटन। तो फोर्स की वैल्यू पूछी जाए तो मैग्नीट्यूड निकाल लेना, खाली डायरेक्शन पूछी जाए तो ऐसे निकाल सकते। ओके सर। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ये लिख लिया सबने, लिख लो यार इसको। यहाँ पे K की वैल्यू पुट करना मत भूलना है ना। तो K कितना होता है, 9 इंटू √2 न्यूटन। ठीक है, और जैसे मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो कि तुम्हें ये 2 मीटर दे रखा है, ये तुम्हें 2 मीटर दे रखा है और ये तुम्हें 90 डिग्री दे रखा है। तुम्हें दे रखा है कि यहाँ पे एक 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे एक 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे एक 1 कूलम का चार्ज है। तो आपको बताना है कि इस 2 कूलम पे नेट फोर्स कितना है। देखो यार कैसे करते हैं, पहले से समझना। आप मुझे बताओ ये 1 कूलम पॉजिटिव है, ये 2 कूलम पॉजिटिव है, तो 1 कूलम 2 कूलम को धक्का मारेगा, कहां धक्का मारेगा, उधर की तरफ धक्का मारेगा। किस फोर्स से मारेगा, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। और ये 1 कूलम भी पॉजिटिव है, ये इसको कहां धक्का मारेगा, इधर धक्का मारेगा। किस फोर्स से मारेगा, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन 2 का स्क्वायर। और ध्यान से देखो ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल 45 डिग्री है। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये उधर धक्का मारेगा, ये उधर धक्का मारेगा, ये 90 है तो ये 45। तो देखो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 1 2 से 1 2 गया, 1 2 से 1 2 गया। देखो कैसे लिखेंगे इसको, देखो ध्यान से देखना। तो यहां पे नेट फोर्स कैसे आएगा, ध्यान से देखो। तो एक K/2 इधर की तरफ है, देखो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ आ जाएगा K/2 cos 45, ऊपर की तरफ आ जाएगा K/2 sin 45। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, K/2 cos 45 आई कैप प्लस K/2 sin 45 जे कैप प्लस, अब इसको देखो, इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, K/2 cos 45, देखो ये पीछे की तरफ है
तो ये आ जाएगा Minus- k by 2 cos 45 माइनस आई कैप, पर ध्यान से देखना इसका भी एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा प्लस k by 2 sin 45 j कैप। ध्यान से देखो ये कट गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो k by 2 k हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा k sin 45 j कैप। ये आपका आंसर है। तो अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹ sin 45 1/√2 होता है। ये आ गया आपका आंसर। सर देख देवांश लास्ट में आया कि अब डायरेक्शन वो ऐड कर क्योंकि नहीं सकते हैं आया। क्या? हाँ देवांश क्या हुआ? सर लास्ट में डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं, मतलब पहले नहीं स्केलर नहीं, तू सॉल्व करके लास्ट में नहीं लास्ट कर पाएगा देवांश। देखो शुरू से ऐसे ही चलना पड़ेगा ना, तभी तू ऐड कर पाएगा, वरना फंस जाएगा। हाँ तू ये कर सकता है कि k/2 को कट करके इनको ऐड कर दे, पर बात वही है। तो आपको, आप अगर ये तरीका सीख जाओगे ना, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता इस तरीके से। सर यहाँ पर मेरे को 90 डिग्री दिखा, तो फिर मैंने डायरेक्टली सोचा कि वो बीच में से 45 डिग्री पे जाएगा, तो जे नहीं कैप नहीं, भी होना वो बीच में इसलिए आ रहा है देवांश, क्योंकि ये भी दो है, ये भी दो है, और ये 1 चाहिए। कूलम है, यस 1 सेम कूलम है है। दोनों। अगर यहाँ 2 कूलम होता तो फिर नहीं होता। यस सर। आया समझ में? देखो यार, हाँ हाँ यश, मैं वापस बता रहा हूँ, देख देख यश, ध्यान से सुन, और तुम सब जिसको समझ में नहीं आया वो भी ध्यान से सुनो। तो आपके पास एक 1 कूलम है, आपके पास एक 1 कूलम है, यहाँ पे एक 2 कूलम है, ठीक है, और ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और देखो मैंने ये आपको 2 मीटर दे रखा था, ये आपको 2 मीटर दे रखा था, ये एंगल 90 था, ठीक है। ठीक है यश, अब देख मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, मैंने ये चेक किया कि यार इस 2 कूलम पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है। तो एक तो 1 कूलम 2 कूलम को कहाँ धक्का मारेगा, उधर की तरफ धक्का मारेगा। ये 1 कूलम 2 कूलम को किस फोर्स से धक्का मारेगा, देख कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 बाय r² होता है। तो देख क्या आ जाएगा, k, पहला चार्ज कितना है 1, दूसरा भी कितना है देख, दूसरा 2 है, और डिस्टेंस कितनी है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ये 1 कूलम इस 2 कूलम को देख उधर धक्का मारेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव को धक्का मारता है। किस फोर्स से मारेगा देख, k इंटू 1 इंटू 2, और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये एंगल कितना है 90, ठीक है। और देख यहाँ पे सिमेट्री से ये एंगल 45 आ रहा है, ये एंगल भी 45 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको भी रिजोल्व कर लिया, इसको भी रिजोल्व कर लिया, और दोनों को ऐड कर दिया, और आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो कूलम्स लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिंगल मल्टीपल चार्ज खत्म कर देंगे, और एलसीआर में भी इंपिडेंस खत्म कर देंगे हम लोग। चलो ओके यार। ओके सर।